गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बैंकिंग में नया टॉपिक यूनिट सेकेंड बैलेंस शीट ऑफ आ बैंक चैप्टर पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बैलेंस शीट बैंक का बैलेंस शीट बनाने के लिए ज़रूर आता है बोर्ड में। तो बच्चों इसे ध्यान से सुनना, देखना और समझना। The balance sheet of a bank depict the assets and liabilities of a bank on a particular date. जो बैंक की बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा होता है वो किस पर डिपेंड होता है? एक लायबिलिटीज़ संपत्ति और दायित्व की एक सूची होती है। द बैलेंस शीट is also a clear representation of the business. यह हर साल 31 दिसंबर या 30 जून या 31 मार्च इस डेट में बनाया जाता है और क्या करता है, ये वास्तविक आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है। अतः प्रत्येक बैंक को जब कोई भी बैंक आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट किया था उसमें आप बैलेंस शीट बनाते थे। सबसे पहले क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करते थे। ठीक है। तो ये वही बैलेंस शीट है और इसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मतलब जो डेबिट होता है वो एसेट्स होता है और क्रेडिट होता है लायबिलिटीज़। लेकिन हम लेफ्ट में लायबिलिटीज़ और राइट में एसेट्स लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आपको इसका स्पेसिमेन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट, ये चीज़ें आती हैं सबसे ऊपर। ठीक है। लायबिलिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट कैपिटल का है। कैपिटल के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या होता है? ये पूरे बैंक की टोटल कैपिटल होती है। ठीक है। ये वो कैपिटल होती है जिससे किसी भी बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है ना, पंजीकरण, वो होता है। बैंक को ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा अंश बेचने का अधिकार नहीं होता। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। उसके बाद इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में क्या होता है कि जितनी भी हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है उसमें से जितने शेयर्स बैंक लोगों को बेचने के लिए देता है वो क्या कहलाता है? इशूड कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल जब जितने हमारे इशू हो चुके हैं शेयर्स, ठीक है, इशू शेयर्स का जितना भी पार्ट लोगों द्वारा खरीद लिया जाता है वो क्या कहलाता है? सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप या पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल होती हैं सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो बैंक को कैश के रूप में मिलता है, क्या कहलाता है? या तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल कहलाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। माना 20 लाख रुपए के अंश, ठीक है, मान लीजिए एक बैंक 25 लाख रुपए की पूंजी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है और तो उसकी टोटल कैपिटल जो 25 लाख होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाएगी।
इसमें से उसने 20 लाख के अंश जनता को बेचने के लिए दे दिए, तो वो क्या कहलाएंगे? उसकी इशूड कैपिटल कहलाएगी। 20 लाख रुपए के अंश में से केवल 18 लाख रुपए के मूल्य के जो शेयर्स हैं लोगों द्वारा खरीद लिए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 18 लाख रुपए में से अगर मान लिया बैंक को सिर्फ 16 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, और कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल कहलाएंगे। उसके बाद आता है हमारा रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड क्या होता है? बैंक अपने सारे शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, बल्कि लाभ का एक अंश हर साल रिज़र्व फंड में डालता रहता है। ठीक है, तो वो रिज़र्व फंड किसके लिए यूज़ होता है? जब हमें आकस्मिक हानियाँ आ जाती हैं या कोई भी आपदा आ जाती है, क्षतिपूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वो रिज़र्व यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडियन एक्ट के अनुसार बैंकों को अपने लाभ का 20% रिज़र्व फंड में डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद है जमा धन, डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट। इसमें वो सारी अमाउंट ऐड की जाती हैं जो बैंक द्वारा करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट आदि जनता से जमा के रूप में ली जाती हैं। ठीक है, इन सभी प्रकार की जमाओं को बैंक अपने चिट्ठे में अलग अलग दिखाता है। उसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक। दूसरे बैंकों से लोन लेना, मतलब बोरिंग करना, उधार लेना। इसमें क्या होता है? देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक, तथा अन्य बैंकों से लिया गया ऋण दिखाया जाता है। जो बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लिया जाता है, वो सब इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद बिल पेबल। इस मद में इसमें वो सब चीज़ ऐसे बिल सम्मिलित किए जाते हैं जिनके भुगतान के लिए बैंक उत्तरदायी होता है। इन बिलों के माध्यम से बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, मतलब लोन देते हैं। उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन। इसमें वो सब बिल्स लिखे जाते हैं जिन्हें बैंक अपने ग्राहकों की ओर से कलेक्ट करने के लिए भेजता है। जब इन बिल का रुपया वसूल हो जाता है तो उसे ग्राहक को चुका दिया जाता है। इन बिलों की राशि को चिट्ठे के दोनों पक्ष में दिखाया जाता है, मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है इसमें लायबिलिटीज साइड में और एसेट साइड में, दोनों साइड में दिखाया जाता है। उसके बाद है अदर लायबिलिटीज़। इसमें क्या होता है? बैंक की जो लोन्स आदि देनदारियाँ होती हैं, वो सारी देनदारियाँ लिखी जाती हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लाइजेशन एज पर कॉन्ट्रा। इसमें क्या होता है? जितनी राशि के बिल बैंक अपने ग्राहक के लिए स्वीकार करता है, वह राशि इस मद में लिखी जाती है। बैंक द्वारा जितने भी बिलों का अमाउंट एक्सेप्ट किया जाता है, वो कस्टमर से वसूल तो हो जाता है और बैंक इन बिलों का भुगतान कर देता है। ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही टॉपिक हिंदी मीडियम की बुक में भी है, बैंक बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। वो भी इसे इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन समझाना डिटेल में हिंदी में पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे हम एसेट साइड। अभी ये वाली साइड कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे कराऊंगी। अभी एसेट साइड देखिए। कैश मतलब नगद। हर कोई बैंक अपनी देनदारी के भुगतान के लिए अपने पास कुछ न कुछ कैश रखता है ताकि ग्राहकों के मांगने पर उससे भुगतान कर सके।
जितनी भी डिपॉज़िट होती है उसका वो एक भाग अपने पास कैश के रूप में रखता है, जो इस मद में दिखाया जाता है, ये वाला कैश। उसके बाद मनी और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये जो आपका सेकंड पॉइंट है। अब देखो, कैश में इन हैंड भी दिखाया जाता है, विद रिज़र्व बैंक भी दिखाया जाता है। इन हैंड बैंक के पास कितना है, रिज़र्व के रूप में कितना है बैलेंस, विद अदर बैंकों का बैलेंस कितना है, इन इंडिया का है कितना है, और आउटसाइड बाहर वाले देशों का कितना है, वो यहाँ दिखाया जाता है। उसके बाद है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। हर कोई बैंक कुछ ऋण अल्पकाल के लिए कुछ ऋण इस शर्त पर देता है कि उसका भुगतान सूचना पाते ही कर दिया जाए। मतलब इस प्रकार के ऋण 24 घंटे से लेकर 15 दिनों के लिए दिए जाते हैं। और किसे दिए जाते हैं, बट्टागृह, बिल, दलाल, शेयर्स की दलाल को 1/2 से 1% की ब्याज दर पर दिए जाते हैं। उसके बाद है आपका बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस। बैंक जितने भी बीआर होते हैं, बिल्स रिसीव होते हैं, उन्हें भुनाने का कार्य भी करता है। बैंक अलग अलग समय पर समाप्त होने वाले बिल्स को भुनाता है और ख़रीदता है। जो बिल बैंक खरीदता है अथवा भुनाता है वो क्या करते हैं, इस वाले आइटम में दिखाए जाते हैं। जब इनकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है तो रुपया बैंक को मिल जाता है, और मैच्योरिटी आने से पहले अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो इसे बेचा भी जा सकता है, और रिज़र्व बैंक से रेट डिस्काउंट पर भुनाया भी जा सकता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। जो रुपया बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, अर्ध सरकारी प्रतिभूति, कंपनी के अंश पत्र व ऋण पत्रों में लगाया जाता है, वो सारा रुपया इन्वेस्टमेंट में आता है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट में ये सारे सरकारी प्रतिभूति मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब में जो लगाया जाता है वो सारा अमाउंट यहाँ आता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता, वो इस वाले आइटम में आता है। अदर इन्वेस्टमेंट और गोल्ड। ठीक है, उसके बाद लोन एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स। बैंक जो लोन देता है किसी बिजनेसमैन को, वो सारे लोन इसमें शामिल किए जाते हैं। इसकी अवधि लगभग 1 साल होती है। ये व्यापारियों को व्यापार के संचालन के लिए दिए जाते हैं। मतलब बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स लेते हैं, एडवांसेस लेते हैं। उसके बाद है बिल फॉर कलेक्शन बीइंग बिल रिसीवेबल एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, इसमें जो हमने लाइब्रेरीज़ में पढ़ा था वही चीज़ है। बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए जो भेजे जाते हैं वो इधर भी आते हैं। इस आइटम में उन बिलों की राशि लिखी जाती है जिन्हें बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से कलेक्ट करने के लिए दिया है। यदि इन बिलों का रुपया वसूल भी हो जाता है तो उसे ग्राहक को चुका दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लाइजेशन एज पर कॉन्ट्रा। इसमें उन बिलों को या क्रेडिट को दिखाया जाता है जिन्हें बैंक अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार करता है। यह अमाउंट लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों पक्ष में दिखाई जाती है। उसके बाद प्रेमिसेस लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंक की जितनी भी समस्त अचल संपत्ति होती है उसका मूल्य दिखाया जाता है। जैसे भवन हो गया, तुम्हारा ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गई,
इन पर हर साल डेप्रिसिएशन काटा जाता है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लेस डेप्रिसिएशन, इसमें बैंक का फर्नीचर फिटिंग्स जिसे डेड स्टॉक कहते हैं वो दिखाया जाता है। उसके बाद अदर एसेट्स, इसमें बैंक की बाकी की संपत्ति एसेट्स दिखाई जाती हैं अगर कोई है तो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यदि बैंक को हानि होती है तो वह इस के अंदर दिखाई जाती है, इस पक्ष में दिखाई जाती है। ठीक है, ये तो आपका एसेट साइड हो गया। और इधर आपका 2 पॉइंट बचे हुए थे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बैंक को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा इधर दिखाया जाता है लायबिलिटीज़ में, क्योंकि जब तक इसका शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो ये बैंक का दायित्व माना जाता है। अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर दिखाएंगे, अगर लॉस आएगा तो एसेट्स में दिखाएंगे। उसके बाद कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़, इस आइटम में बैंक ऐसी देनदारियों को दिखाता है जो अज्ञात होती हैं, मतलब नहीं पता होती और वे घटित हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ऐसी देनदारियां बैंक की अनिश्चित देनदारियां होती हैं। इस देनदारी को चिट्ठे के योग में जब नहीं जोड़ा जाता। जब हम इस दोनों साइड का टोटल करते हैं तो इस वाले टोटल को यहाँ ऐड नहीं करते। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा दोनों साइड का इधर का टोटल, इधर का टोटल, इधर का टोटल और इधर का टोटल करेंगे। अगर हमारा लॉस आ रहा है तो इधर दिखाएंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इधर दिखाएंगे। जिधर की साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है उधर की साइड का टोटल दोनों साइड लिखा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।